हाँ, हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि ज़रूरी काम करने बैठे हों और 2 घंटे बाद पता चले कि अरे हम तो मीम्स या वीडियो देख रहे हैं। आजकल की दुनिया में ना ध्यान टिकाए रखना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कंट्रोल ही खो गया है। आज हम इसी मुश्किल पर थोड़ी बात करेंगे। हमारी चर्चा का आधार है एक ई बुक, मास्टरिंग फोकस इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इसके कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। इसका मकसद है भाई कैसे अपने भटके हुए ध्यान को वापस लाएं, ये जो डिजिटल शोरगुल है इसे कैसे कम करें और जो काम वाकई ज़रूरी है उसे पूरा कैसे करें। तो चलिए इस स्रोत की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये फोकस करने की कला के बारे में क्या बताता है, मतलब हमारा ध्यान भटकता क्यों है और उसे वापस कैसे पाया जाए। किताब में ना एक बड़ी दिलचस्प और शायद बहुत जानी पहचानी सी स्थिति बताई गई है। रात के 11 बजे हैं, लैपटॉप खोला, काम करने बैठे, तभी फोन पर व्हाट्सएप का पिंग और बस देखते देखते 3 घंटे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। मीम्स, वीडियो, आप समझ रहे हैं ना। किताब कहती है कि ये सिर्फ आलस नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे हमारा दिमाग ही हाईजैक हो गया हो। हाँ। तो ये जो हाईजैक हुआ दिमाग वाली बात है और ध्यान भटकाव का युग, एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन जिसे कह रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये स्रोत बताता है कि ये एक असली चुनौती है, हम सब इसे झेल रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है जिसका जिक्र इस किताब में है, मल्टीटास्किंग। इसे स्रोत मल्टीटास्किंग का मिथक कहता है। हमें लगता है कि एक साथ कई काम कर लेंगे तो बड़े एफिशिएंट हो जाएंगे, पर सच तो ये है कि ये हमारे फोकस को बुरी तरह बिखेर देता है, एकदम खत्म कर देता है। इस किताब में जो रिसर्च है ना, उसका एक चौंकाने वाला नतीजा है। मल्टीटास्किंग ये हमारी प्रोडक्टिविटी को आप सोचिए 40% तक कम कर सकती है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब लगभग आधा काम कम। हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक कीमत चुकानी पड़ती है, ऊर्जा की, एकाग्रता की। ये एक तरह का कह लीजिए ब्रेन टैक्स है। हाँ, और ये सिर्फ हमारी अंदरूनी कमजोरी का मामला नहीं है ना। किताब के मुताबिक हम एक ध्यान भटकाव अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, एक डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसी एप्स, इनको तो बड़ी चालाकी से डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि हमारा ध्यान खींचे और वहीं उलझाए रखे। बिल्कुल, उनका बिजनेस मॉडल यही है। स्रोत में एक आंकड़ा भी है कि एक औसत इंसान को दिन में 60 से 80 बार फोन पर नोटिफिकेशंस मिलते हैं। 60 से 80? हाँ, जरा सोचिए, दिन में इतनी बार ध्यान टूटेगा तो किसी भी काम पर गहराई से टिकना कितना मुश्किल हो जाता होगा। सही बात है, फोकस तो बन ही नहीं पाएगा। इसी पॉइंट पर ना किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई हमारे लिए पर्सनली ध्यान भटकाने वाली टॉप 5 चीजें कौन सी हैं। शायद इन रुकावटों को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम हो। बिल्कुल, खुद को जानना जरूरी है। तो समस्या की जड़ें तो थोड़ी समझ में आई, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे निकले कैसे। अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर छोड़ नहीं देता, वो ठोस रास्ते भी सुझाता है। पर उससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि ध्यान आखिर काम कैसे करता है। किताब में ध्यान के स्पॉटलाइट मॉडल को समझाने के लिए टॉर्च की बड़ी अच्छी मिसाल दी है। हाँ, वो टॉर्च वाली एनालॉजी अच्छी है। जैसे टॉर्च की रोशनी एक जगह फोकस होती है, वैसे हमारा ध्यान एक समय में एक चीज पर लगता है। अगर वो टॉर्च की बीम लगातार हिलती डुलती रहे इधर-उधर, तो कोई भी चीज साफ कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। सही। श्रोता में एक बहुत ही सरल सा अभ्यास भी बताया गया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। कोई एक काम करें बिना किसी दूसरी चीज पर ध्यान दिए, जैसे बर्तन धोना, लेकिन फोन को पास रखे बिना। ईमानदारी से कहूं तो मैंने ये कोशिश की, और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। हाँ, उतना है नहीं। दिमाग कितनी जल्दी भागता है इधर-उधर, ये तभी पता चलता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये ध्यान टिकाना इतना मुश्किल क्यों है। इस किताब के अनुसार हमारा दिमाग ना वो मूल रूप से डोपामाइन चाहता है, मतलब ऐसी चीजें जो तुरंत मजा दें, इनाम का एहसास कराएं। अच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और सोशल मीडिया इसी का भरपूर फायदा उठाता है। एक नोटिफिकेशन आता है, ये हुआ, सिग्नल, संकेत, हम उसे देखते हैं, दिमाग को मिला डोपामीन हिट यानी इनाम, और फिर हमें और देखने की तलब लगती है। एक और स्क्रॉल, एक और लाइक। ये जो लूप बनता है नोटिफिकेशन,
डोपामीन और पाने की चाहत, ये हमारे दिमाग को लगातार भटकने के लिए ट्रेन करता रहता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। हाँ, बिल्कुल। इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए स्रोत एक जागरूकता ट्रैकर इस्तेमाल करने की सलाह देता है, अवेयरनेस ट्रैकर। इसका मतलब बस इतना है कि ध्यान दें, शायद कहीं नोट करें कि आपका ध्यान कब, कहाँ और क्यों भटकता है। अच्छा, मतलब खुद पर नजर रखना। हाँ, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमें अपने पैटर्न समझने में मदद करता है, और पैटर्न समझ आएगा तभी तो उसे बदल पाएंगे। ये बदलाव की दिशा में पहला बहुत जरूरी कदम है। तो अब जब हमने समस्या की जड़ें और ध्यान के काम करने के तरीके को थोड़ा बेहतर समझ लिया है, तो अब समाधानों की तरफ बढ़े। हाँ, बिल्कुल। एक्शन प्लान पर आते हैं। स्रोत एक पूरी एक्शन प्लेबुक देता है, मतलब कारगर रणनीतियों का एक पूरा सेट। और शुरुआत होती है हमारे आसपास के माहौल से, एनवायरनमेंट से। यहाँ 3C मेथड का जिक्र है। क्लियर डेस्क, साफ सुथरी मेज। हाँ, क्लियर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन भी साफ, बिना क्लटर के। और क्लियर माइंड, एक शांत केंद्रित मन। माहौल को कंट्रोल करना शायद सबसे आसान पहला कदम हो सकता है ना? बिल्कुल, ये हमारे हाथ में है काफी हद तक। किताब ये भी सुझाती है कि गहरे और जरूरी काम के लिए ना एक डेडिकेटेड फोकस कॉर्नर बनाएं, घर में या ऑफिस में। एक ऐसी शांत जगह जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? यही कि अपने फोकस के लिए जानबूझकर सोच समझकर एक मददगार माहौल तैयार करना। सही कहा। ये अपने आप नहीं होगा, हमें इसे बनाना पड़ेगा एक्टिवली। और हाँ, माहौल के साथ साथ समय और ऊर्जा का मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए किताब में पोमोडोरो टेक्निक का जिक्र आता है, पोमोडोरा टेक्निक। हाँ, ये तो मैंने सुना है, काफी पॉपुलर है। हाँ, बहुत पॉपुलर और कारगर भी। इसमें क्या होता है कि 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। इस साइकिल को दोहराओ। अच्छा, छोटे छोटे स्पर्ट्स में काम करना। हाँ, ये छोटे अंतराल लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं, बर्नआउट नहीं होता। और खास तौर पे वो काम जिनमें ज्यादा क्रिएटिविटी या दिमागी मेहनत लगती है, उनके लिए स्रोत 90 मिनट के बिना रुके डीप वर्क ब्लॉक का सुझाव देता है। 90 मिनट बिना किसी डिस्टर्बेंस के? हाँ, बिल्कुल। और दिन भर की प्लानिंग में मदद के लिए स्रोत एक डेली फोकस प्लानर बनाने का आइडिया देता है। इसमें सबसे जरूरी है कि दिन के 3 सबसे जरूरी काम पहचानें और लिखें, जिन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या MITs कहा गया है। MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हाँ, ये तय करने से कि आज क्या पूरा करना वाकई जरूरी है, हमें एक दिशा मिलती है और हम कम जरूरी चीजों में उलझने से बचते हैं। हाँ, ये MITs वाला आइडिया मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि अक्सर लिस्ट तो लंबी होती है पर पता नहीं होता कि सबसे जरूरी क्या है। बिल्कुल, प्रायोरिटी सेट हो जाती है। और आज के डिजिटल जमाने में बिना डिजिटल अनुशासन के तो फोकस साधना लगभग नामुमकिन है। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। किताब कुछ बड़े काम के टिप्स देती है इसके लिए, जैसे अपने फोन को ग्रे स्केल मोड पर सेट करना। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, जब स्क्रीन से ज़हरी रंग गायब हो जाते हैं ना, तो एप्स का वो आकर्षण, वो चमक दमक काफी कम हो जाती है, वो उतने लुभावने नहीं लगते। अच्छा, ये तो ट्राई करने लायक है। एक और दमदार सुझाव है नोटिफिकेशंस को लेकर। उनको दिन में केवल 2-3 बार एक तय समय पर ही चेक करना। बार बार नहीं। हाँ, इसे बैच चेकिंग कहते हैं, मतलब एक साथ निपटा लो। बार बार ध्यान टूटने से बचने का ये एक कारगर तरीका है। ये तो बहुत जरूरी है। वो पिंग की आवाज तो ध्यान तोड़ ही देती है। किताब में एक छात्र का जिक्र है, उसने सिर्फ इंस्टाग्राम डिलीट किया और उससे रोज के लगभग 3 घंटे बचा लिए। 3 घंटे रोज? हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी जो बदलाव हमें छोटे लगते हैं ना, उनका असर कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और इन बदलावों को टिकाऊ बनाने के लिए आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझना जरूरी है। स्रोत आदत बनने के उस बेसिक लूप की बात करता है। संकेत, क्यू, काम, रूटीन, इनाम, रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हाँ, कोई चीज जैसे फोन की घंटी बजना, ये संकेत हुआ, हमें कुछ करने को उकसाती है। फोन उठाना, ये काम या रूटीन हुआ, और उससे हमें एक तरह का संतोष मिलता है। जानकारी मिलना या बोरियत मिटना, ये इनाम हुआ। अच्छी आदतें बनाने के लिए भी हम इसी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें सचेत होकर कॉन्शियसली सही संकेत, काम और इनाम चुनने होंगे। मतलब अच्छी आदतों के लिए भी यही साइकिल इस्तेमाल करना है? हाँ। बिल्कुल। और यहाँ लेखक का जोर है छोटी माइक्रो आदतों से शुरुआत करने पर। माइक्रो हैबिट्स,
एकदम छोटे कदम उठाना, इतने छोटे कि आप उन्हें न करने का बहाना ही ना बना सकें। जैसे रोज सिर्फ 10 पेज किताब पढ़ना। या हर सुबह बस 5 मिनट जर्नलिंग करना। अच्छा, मतलब बहुत छोटे से शुरू करना। हाँ, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें करना आसान लगता है और धीरे धीरे ये छोटी आदतें बड़ी और स्थायी बन जाती हैं। स्रोत ये सोचने का सुझाव देता है कि आज ऐसी कौन सी एक माइक्रो आदत है जिसे शुरू किया जा सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही छोटी छोटी आदतें मिलकर लंबे समय में हमारे फोकस करने की क्षमता को बनाती हैं, उसे गढ़ती हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है कि ध्यान को एक मांसपेशी की तरह देखा जा सकता है, एक मसल की तरह जिसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। इस किताब के अनुसार जैसे जिम में हम हल्के वजन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही फोकस के साथ भी करना चाहिए। शायद शुरुआत सिर्फ 5 मिनट के गहरे बिना भटके फोकस से करें और फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएं 10 मिनट 15 मिनट, स्टेप बाय स्टेप। स्रोत यहाँ तक सुझाव देता है कि हम रोज अपने फोकस रेप्स का एक लॉग रखें। फोकस रेप्स? जैसे जिम में रेप्स गिनते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मतलब हमने कितनी देर तक बिना भटके ध्यान केंद्रित किया, उसे नोट करें। ये अपने ध्यान की कसरत का एक रिकॉर्ड बन जाता है। इससे हमें अपनी प्रोग्रेस दिखती है और मोटिवेशन भी बना रहता है। सही बात है, ट्रैक करना जरूरी है। और अंततः लक्ष्य सिर्फ कुछ टेक्निक्स अपनाना भर नहीं है। लेखक का आग्रह है कि हम एक फोकस फर्स्ट लाइफ डिजाइन करें, एक ऐसी जीवन शैली जहां गहरे काम और एकाग्रता को प्राथमिकता मिले, वैल्यू मिले। फोकस फर्स्ट लाइफ, इसमें सुबह के समय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। किताब सलाह देती है कि दिन की शुरुआत कम से कम 30 मिनट बिना किसी टेक्नोलॉजी के करें। नो फोन, नो लैपटॉप। सुबह के पहले 30 मिनट टेक फ्री। हाँ, इस समय का उपयोग पढ़ने में, जर्नलिंग करने में, ध्यान करने में या सिर्फ शांत बैठने में किया जा सकता है। ये सुबह का शांत समय पूरे दिन के लिए एक सही मानसिक माहौल बनाने में मदद करता है, टोन सेट करता है। ये अच्छा आइडिया है, दिन की शुरुआत शांत तरीके से हो। इसी से जुड़ा एक और विचार है अपनी फोकस रिचुअल बनाने का, मतलब ध्यान केंद्रित करने की एक निजी रस्म या प्रक्रिया। रिचुअल जैसे? ये कुछ छोटी छोटी गतिविधियां हो सकती हैं जो आपके दिमाग को सिग्नल दें कि अब गहरे काम का समय है। जैसे एक खास तरह की चाय पीना या अपनी डेस्क साफ करना या शायद कुछ मिनट शांत बैठना। अच्छा, एक तरह का वार्म अप फोकस के लिए। हाँ, कह सकते हैं, एक ट्रांजिशन। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ साफ है। आज के इस भटकाव भरे युग में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ये सच में एक सुपर पावर की तरह है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसे हासिल किया जा सकता है। ये कोई जादुई चीज नहीं है। रास्ता भी स्पष्ट है। पहले जागरूकता, अवेयरनेस, भाई प्रॉब्लम है क्या, उसे पहचानो। फिर समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये ध्यान भटकता क्यों है, काम कैसे करता है, इसे जानो। फिर कार्य, एक्शन, सही रणनीतियां अपनाओ जो हमने डिस्कस की। और अंत में एकीकरण, इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जागरूकता, समझ, कार्य, एकीकरण, बहुत सही। किताब का अंतिम संदेश एक आवाहन जैसा है, एक कॉल टू एक्शन। आज ही कोई एक छोटी आदत चुने और अगले 7 दिनों तक उसे निभाएं। बस 7 दिन। जैसा कि स्रोत कहता है, उसका भावार्थ, आपका ध्यान आपकी आजादी है, इसकी हर कीमत पर रक्षा करें। बहुत गहरी बात है। ध्यान ही आजादी है। ये स्रोत हमें ध्यान वापस पाने के बहुत सारे व्यवहारिक तरीके तो बताता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है मेरे मन में। जिस रफ्तार से ये डिजिटल दुनिया और ध्यान भटकाने वाली चीजें बढ़ रही हैं, क्या भविष्य में ध्यान बनाए रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा? ये तो बड़ा वैलिड सवाल है। और अगर हाँ, तो क्या हमें ये जो मौजूदा रणनीतियां हैं, इनसे भी आगे बढ़कर कुछ नई तरकीबें सोचनी होंगी, या शायद अपनी सोच में ही, अपनी मानसिकता में ही कुछ बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल हमें शायद भविष्य के लिए तैयार रहने पर सोचने को मजबूर करता है।